स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का साइंस नामदेव इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्पेशली ये जो प्लेटफॉर्म है डिज़ाइन किया गया है पेपर थर्ड के लिए। पेपर थर्ड से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस नामदेव इसका पार्ट बन सकते हैं, इसके साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। स्टूडेंट, इस सीरीज के लाने का मेन मकसद यही है कि YouTube पर आपको रिलेटेड सब्जेक्ट के बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन MPPSC पेपर थर्ड स्पेशली साइंस के लिए कौन सा सुव्यवस्थित चैनल है वो यदि आप ढूंढ रहे हैं तो अब से आपको इस पर फोकस रखना होगा। आपको हमेशा इसी से जुड़े रहना होगा, क्योंकि अब से मैं रेगुलर इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइंस नामदेव, इस पर रेगुलर वीडियोस ऐड ऑन करूंगा। रेडियो डेली जो है वीडियोस में अपलोड करूंगा। तो MPPSC पेपर थर्ड में जो यूनिट 1 है, सबसे पहले हम उसी पे जो विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग हैं, और जब हम विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग हैं इस चैप्टर को डील करेंगे स्टूडेंट, तो इसमें साधारण अनुप्रयोग विज्ञान में 3 आ जाएंगे। भौतिक विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, रसायन विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग और जीव विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग। तो सबसे पहले आज का जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, या आज जो हम सबसे पहले जिस टॉपिक को डील करेंगे, जिससे रिलेटेड हम चीज़ों को आज देखने वाले हैं स्टूडेंट, वो हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित साधारण अनुप्रयोग। तो करेंगे क्या स्टूडेंट? सबसे पहले ये जो हमारा चैप्टर है इसके बारे में यदि मैं आपको बताऊं, तो मैं शुरुआत में एक चीज़ आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जैसा कि आप देख रहे हैं साइंस नामदेव, है ना, ये लोगो है। और इस तरह के वीडियोस आपको मिलेंगे। और आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दे दूं कि FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन भी जो है मेरे द्वारा कराई जा रही है। लेकिन ऑफिशियली जो मेरा चैनल है वो पेपर थर्ड साइंस एंड टेक के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो यदि किसी को साइंस नामदेव में कोई प्रॉब्लम जाती है ढूंढने के लिए, तो वो इस तरह से चैनल को ढूंढ सकता है। शेर का लोगो है और ये साइंटिफिक मेरा नेम है साइंस नामदेव। उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी वीक हैं पेपर थर्ड में, मतलब साइंस में, तो उसके लिए यूनिट वाइज जो हैं वो हिंदी के और इंग्लिश के दोनों के नोट्स भी अवेलेबल हैं स्टूडेंट। तो यदि आप चाहें तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो रहा 7974666843। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर जो भी आप हैं, हिंदी इंग्लिश में जिस भी मीडियम में आप चाहते हैं, पेपर थर्ड के नोट्स आप ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखी है मैंने, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखी है। और स्पेशली जिनको जून में देना है मेंस, और आज वो मेरा पहला लेक्चर देख रहे हैं, तो मेरे पुराने लेक्चर्स देखिए, मैंने कुछ नोट्स फ्री में अवेलेबल कराए हैं स्टूडेंट्स, जिसको आप डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की कोई क्वेरी यदि आपको है तो इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं, मैं बराबर आपकी हेल्प करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट आज के टॉपिक की। जो पहला टॉपिक है विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, उसमें हम सबसे पहले वाले टॉपिक को ले रहे हैं। कैसे टॉपिक को ले रहे हैं स्टूडेंट, मैं एक बार जरा आपको बता दूं। ये टॉपिक का नाम है विज्ञान के अनुप्रयोग। और विज्ञान के अनुप्रयोग का मतलब होता है कि भौतिक विज्ञान के अनुप्रयोग, रसायन विज्ञान के अनुप्रयोग और जीव विज्ञान के अनुप्रयोग। विज्ञान का मतलब यही होता है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कितने सेगमेंट में डिवाइड हो गया स्टूडेंट? 3 सेगमेंट में। तो आज हम जो टॉपिक डील करने वाले हैं वो भौतिक विज्ञान के अनुप्रयोग को डील करेंगे। और भौतिक विज्ञान के जब हम अनुप्रयोग डील करेंगे आज के टॉपिक में, तो हमारा फुल जो कंसंट्रेशन होगा वो 2 मार्कर और 7 मार्कर को क्लियर करना होगा। तो भौतिक विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग में आज हम 2 मार्कर और 7 मार्कर पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो क्लियर हो गई चीजें, समझ में आ गई आपको? अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन रहा ये,
भौतिक विज्ञान से संबंधित 3 महिला व्यक्तित्व। क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सुपीरियर रखूंगा स्टूडेंट में, और लेवल बिल्कुल वही जो पीएससी मेंस की अप्रोच है। तो क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन अगर आएगा कभी भौतिक विज्ञान से 3 संबंधित महिला व्यक्तित्व, अच्छा पुरुष व्यक्तित्व भी पूछ सकता है मेंस में आपसे, लेकिन महिला व्यक्तित्व हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हैं, एक है तस्लीमा शेख। जो तस्लीमा शेख हैं, ये नैनो टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी जानकार हैं और मटेरियल साइंस में इनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। स्पेशली ग्रेफीन्स, फोलेरीन्स, इसका उपयोग करके इन्होंने बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो हाई एनर्जी प्रोडक्ट्स में काउंट होते हैं। तो तस्लीमा शेख एक बहुत बड़ा नाम है नैनो मटेरियल टेक्नोलॉजी में, इसको हमको याद रखना है। नाउ सेकेंड वन, कल्पना चावला के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि भले ही कल्पना चावला जो हैं वो अमेरिका की जो गवर्नमेंटल स्पेस एजेंसी है नासा उसका पार्ट थी, लेकिन मूल उनका इंडियन था। और इस समय चर्चा का बहुत ज़्यादा केंद्र है स्टूडेंट सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स भी दरअसल में क्या है, वो हैं तो इस समय पे एस्ट्रोनॉट यूएसए की, लेकिन इनका मूल जो है वो भारत से जुड़ा हुआ है। और अभी हाल ही में विच बिलमोर है ना और सुनीता विलियम्स दोनों की अंतरिक्ष से वापसी हुई है। ये दोनों के दोनों जो हैं अमेरिका के नासा पहुंचे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लगभग 1000 और मोर डेज इन्होंने वहां स्पेंड किए हैं और फिर उसके बाद ये यहाँ आए हैं। और लास्ट में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता जो है वंदना राय नायर, ये कंडेंस मैटर फिजिक्स में इन्होंने शोध किया है। लेकिन अगर इनके अलावा मैं और कुछ महिला व्यक्तित्व के नाम अगर मैं लिखूं तो स्टूडेंट लिस्ट बहुत लंबी पहुंच जाएगी। एक है ऋतु करिघल। जो ये ऋतु करिघल हैं इनको हम रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। मतलब इन्होंने इंडिया के लिए RH-100 और RH-200 जैसे साउंडिंग रॉकेट बनाए थे। इसी में एक और नाम यदि मैं जोड़ दूं, टीके अनुराधा। तो टीके अनुराधा जो हैं इन्होंने इनसेट 10 को डिजाइन करने में बहुत हेल्प करी थी स्टूडेंट, अनुराधा है ना, ये आर है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इनको कहते हैं सैटेलाइट वुमेन ऑफ इंडिया। तो सैटेलाइट वुमेन हैं ये चीज। तो इस तरह से भौतिक विज्ञान से संबंधित 3 आपको नाम लिखने थे। मैंने आपको देखिए कितने सारे नाम बताए, 6 नाम बताए। याद रहेगा ये चीज आपको? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर स्टूडेंट कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2 मार्क्स में, मानव शरीर में भौतिकी बताइए, ह्यूमन बॉडी में फिजिक्स के रूल्स कहाँ अप्लाई होते हैं, मानव शरीर में फिजिक्स का कहाँ इंपॉर्टेंस है, तब आप कहेंगे कि हमारी जो हड्डियों का ढांचा होता है, मतलब जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, तो हमारा जो कंकाल तंत्र होता है स्पेशली हमारी बोन्स, हमारी कार्टिलेज जो हैं, इनको मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए है। और मैकेनिकल सपोर्ट का सीधा सीधा सा मतलब है कि हमारे अस्थियों को चलने के लिए, रुकने के लिए कौन सी भौतिक राशि, कौन सी फिजिक्स की क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ती है? बल। तो इस वजह से हमारा चलना, हमारी गतिशीलता, हमारा मैकेनिकल सपोर्ट ये बल के कारण हो पाता है। और बल जो है हमारे मांसपेशियों, अस्थियों, उपास्थियों में जो है वो दृष्टिगोचर होता है। इसी तरह से हमारे शरीर में एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है स्टूडेंट, हृदय। और हृदय जो है वो रक्त को आबाद गति से सभी अंगों में पहुंचाने का एक तरीका है। तो जब रक्त बंद नलिकाओं में बहता है तो प्रेशर के साथ बहता है, और जब प्रेशर के साथ रक्त बहता है तो वो भी आर्टरीज की इनर वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसको हम रक्तदाब कहते हैं। मतलब हृदय और रक्त ये दोनों के दोनों फ्लूइड मैकेनिक्स के सिद्धांत पे या प्रिंसिपल पे बेस हैं और ब्लड प्रेशर अप्लाई होता है। क्योंकि जब भी ब्लड किसी क्लोज कंपार्टमेंट में फ्लो होता है, तो जैसे कि ये हमारी आर्टरी हो गई
और ये ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड हमेशा आर्टरी की इनर वॉल पे एक प्रेशर लगाता है स्टूडेंट, एक दाब लगाता है। और दाब आपको भी पता है फिजिक्स में एक राशि है, भौतिक राशि है, हालांकि यह व्युत्पन्न राशि है। और ये जो दाब है इसी को हम रक्त दाब भी कहते हैं। मतलब जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं वो रियल मायने में एक प्रेशर है जो कि फिजिक्स का पार्ट है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी आंखें जो देख पाती हैं, हमारी आंखें किसी भी ऑब्जेक्ट को जो देख पाती हैं वो दृश्य विकिरण की वजह से देख पाती हैं, दृश्य प्रकाश की वजह से देख पाती हैं। और दृश्य प्रकाश जो है वो एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो टोटल विद्युत चुंबकीय तरंगों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? 7। तो दृश्य प्रकाश जिसकी हेल्प से हमारी आंखें विजन शो करती हैं, दृश्यता कर पाती हैं, वो कहलाता है। तो इस तरह से मानव शरीर में कहां कहां भौतिकी अप्लाई हुई ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। भौतिकी में दर्पणों और लेंस दोनों की भूमिका समझाइए। अब अगर आप यहां जुड़े रहेंगे स्टूडेंट तो आप तो पाएंगे कि आपके प्री के भी बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। जैसे लगभग 10 क्वेश्चन लिख दिए मैंने इस छोटी सी इंफॉर्मेशन में, और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपके काम की ना हो। तो लगातार बने रहिएगा मेरे साथ, आप पाएंगे कि बहुत बेहतर कर लेंगे आप पेपर थर्ड में। ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट दर्पण की उपयोगिता की सबसे पहले हम बात करें तो जो प्लेन मिरर हमारे घरों में जो हम फेस देखने के लिए यूज करते हैं, तो जनरली हम चेहरा देखने के लिए प्लेन मिरर यूज करते हैं। पेरिस्कोप की सहायता से समुद्र के अंदर जो पनडुब्बी चल रही है उसमें पेरिस्कोप एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से समुद्र के अंदर पनडुब्बी में रहते हुए हम बाहर का नज़ारा देख पाते हैं। ये पेरिस्कोप की सहायता से ही पॉसिबल हो पाता है। और पेरिस्कोप में लगा होता है समतल दर्पण। इसी तरह से जो अंधे मोड़ होते हैं, अंधे मोड़ का मतलब है एकदम से जहां से व्हीकल आ जाते हैं, तो एकदम से जब व्हीकल आ जाते हैं तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो याद करिए स्टूडेंट, प्रीलिम्स के कितने फैक्ट हो गए? 3 फैक्ट करा दिए मैंने आपको प्रिपेयर। तो ये देखिए प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन होती जाएगी, लेकिन हमारा फोकस पूरी तरह से मेंस में अभी 2 मार्कर को डील करने में है स्टूडेंट। अब इसके बाद दूसरा, आपने कभी ना कभी ये चीज बहुत अच्छे से सुनी होगी कि दर्पण का एक प्रकार है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण जो है इसी को हमेशा पढ़ने वाले सनग्लासेस में यूज किया जाता है ताकि जो छोटे वर्ड हैं वो आपको बड़े दिखें। तो पहला तो ये यूज हो गया इसका। और दूसरा यूज ये हो गया साइड मिरर में। आप जनरली गाड़ी चलाते पीछे से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर ओवरटेक करना है तो जनरली जो साइड मिरर हम यूज करते हैं स्टूडेंट वो उत्तल दर्पण होता है। अब अगर हम बात करें तीसरे टाइप के दर्पण की या तीसरे टाइप के मिरर की जिसको अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। जो ईएनटी डॉक्टर होते हैं, नाक कान गला विशेषज्ञ होते हैं, वो इसकी सहायता से जो नाक कान गले में इन्फेक्शन होता है उसको क्लियर करते हैं। कार के जो आगे की हेडलाइट होती हैं उसमें अवतल दर्पण होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टेथोस्कोप होता है उसमें भी अवतल दर्पण होता है। तो आप खुद देखिए स्टूडेंट कितनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल गई। मतलब मैंने आपको बोला था ना कि 3 और यहाँ पर स्टूडेंट ये 5 और नो इंफॉर्मेशन। ऐसा आंसर फॉर्मेटिंग होना चाहिए कि लाइनें भी यूज कर रहे हैं लेकिन विथ इथिकल कंटेंट। ये नहीं कि एक सिर्फ दे दिया चेहरा देखने समतल दर्पण। ये 10th और 12th लेवल की आंसर राइटिंग स्टूडेंट। और ऐसी मैच्योर आंसर राइटिंग में मार्क्स नहीं मिलते हैं जो आपको लगता है। हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी में बेसिक लिखने पर मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन चूंकि आपसे साइंस वो 10th और लेवल तक पूछ रहे हैं, बेसिक साइंस पूछ रहे हैं, तो एटलीस्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा तो आप उसमें क्या करिए कि थोड़ा सा ऐसा कंटेंट दीजिए जो इथिकली राइट लगे। अब इसी क्वेश्चन में देखिए पूछ लिया है मैंने लेंस की उपयोगिता समझाइए। तो लेंस आपको पता है कि सबसे पहले स्टूडेंट यदि आप निकट दृष्टि दोष से ग्रसित होते हैं तो आपको अपने चश्मे में अवतल लेंस डालना चाहिए। यदि आप दूर दृष्टि दोष से ग्रसित होते हैं स्टूडेंट तब आपको अपने चश्मों में उत्तल लेंस डालना चाहिए। यदि आप बूढ़े हो चुके हैं
और निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष दोनों हैं, तब आप अपने चश्मे में आधा अवतल आधा उत्तल मतलब द्विफोकसी लेंस यूज करेंगे। यदि स्टूडेंट आप एस्टिग्मेटिज्म दृष्टि वैषम्य समस्या से पीड़ित हैं, मतलब आपको वर्ड यदि ब्लर दिखते हैं, तब आप बेलनाकार या सिलेंड्रिकल लेंस को यूज करेंगे। जो स्टूडेंट 3-3 4-4 बार मेंस दे चुके हैं, अच्छे से देख लीजिए इस तरह की आंसर फॉर्मेटिंग क्या आप करते हैं। पूछा गया है लेंस की उपयोगिता, तो क्या लेंसों के सारे प्रकारों को, जो भी प्रकार होते हैं 1 2 3 4, इन सारे प्रकारों को आप अपने आंसर में मर्ज कर पाते हैं? क्या इस तरह की आंसर फॉर्मेटिंग का पार्ट आप बन पाते हैं? यदि नहीं, इसी वजह से सिलेक्शन रुक रहा है और इन्हीं समस्याओं को सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। तो बराबर आप बने रहिएगा। आप बिलीव करिएगा, ये सेशन मेरे साथ आप कंप्लीट करेंगे तो बहुत सी चीजें आप यूनिक अपने तरीके से हैंडल करना सीख जाएंगे। चलिए एक एक करके मैं आगे इस तरह की चीजें बताता रहूंगा। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन कभी आएंगे स्टूडेंट कि शक्ति, ओजोन की मात्रा और जल के बहाव की मापन इकाई क्या है, तो आपको ये ऑलरेडी पता है कि जो शक्ति होती है ना, उसका मात्रक होता है वॉट। लेकिन वॉट जो होता है ये हल्के इंजनों के लिए होता है, मतलब हल्के इंजन की शक्ति वॉट से मेजर की जाती है, जबकि यदि भारी इंजन है जैसे ट्रेन वगैरह का, यदि भारी इंजन है तो फिर उसके लिए शक्ति नहीं अश्व शक्ति जो है वो मात्रक चाहिए है। क्लियर है ये चीज? ओजोन की मात्रा जिस यूनिट में हम मेजर करते हैं उसे हम डॉप्सन कहते हैं, याद रहेगा। और जब ओजोन परत में 220 डॉप्सन ओजोन कंसंट्रेशन या ओजोन सांद्रता होती है, तब ओजोन में छिद्र होता है। मतलब ओजोन छिद्रण की समस्या इस कंसंट्रेशन पे देखने को मिलती है स्टूडेंट, इस कंसंट्रेशन पे 220 डॉप्सन पर। जल के बहाव को जिस यूनिट में मेजर करते हैं उसे क्यूसेक कहते हैं या क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, इसी को शॉर्ट में हम क्यूसेक भी कह देते हैं। तो बिल्कुल जो पूछा जा रहा है ना स्टूडेंट, उसी को लेकिन थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा सा अपने माइंड को यूज करते हुए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो सीनियर्स हैं उनका कहना है कि जो 2 मार्क्स हैं उसमें सिंपल सिंपल लिखो, आगे बढ़ो। अरे भाई 2 मार्क्स ही सबसे पहले एग्जामिनर फेस करता है और आपने 2 मार्क्स ही बेसिक बता दिए। जैसे आपको यदि मैं देखने जाऊं और आप बिल्कुल सिंपल रहे तो फर्स्ट इंप्रेशन मेरा क्या जाएगा। हालांकि बाद में आप कितने भी बड़े 30 मार्का हों, उसको पहचानने में फिर टाइम तो लगेगा ना मेरे को। नहीं तो मैं तो फर्स्ट इंप्रेशन से ही जज करूंगा, आप फर्स्ट इंप्रेशन से जज करोगे। कॉपी कितनी बार मिलेगी एग्जामिनर को? एक ही बार मिलेगी एक कॉपी। क्यों वीक पढ़ रहे हो आप? 2 मार्क्स सबसे पहले जब वो देखेगा तो 2 मार्क्स को इतना स्ट्रेंथ दो, इतना स्ट्रॉन्ग करके दो स्टूडेंट आप, कि एग्जामिनर को बिलीव हो जाए कि अगर ये 2 मार्क्स इतने बेहतर लिख रहा है तो 7 मार्क्स में तो ये धागे खोल देगा, 10 मार्क्स में तो इसके जैसा कोई सानी नहीं होगा। और जो 2 मार्क्स में इंफॉर्मेशन कंसाइज कर पा रहा है, 7 मार्क्स में एलेबोरेट कर पा रहा है, 10 मार्क्स में हाईली एलेबोरेट कर पा रहा है विद फ्लो चार्ट एंड डायग्राम, ऐसे एस्पिरेंट का वेलकम है सिस्टम में, ऐसे एस्पिरेंट को सिस्टम में एंट्री दी जाती है। तो आप लोग इस तरह का पागलपन बिल्कुल ना करें। आप लोग की जो स्ट्रैटेजी होती है वो 10 बेहतर बनाने की, 7 थोड़ा कम और 2, मतलब आप लोग इस डायरेक्शन में चलते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, यहां से यहां की तरफ चलते हैं। लेकिन आज भी मेरे भाई या स्टूडेंट या मेरे छोटे भाई बहनों, आज भी सच्चाई ये है, इस ओर चलने में ही फायदा है। जिस ओर अर्थ का रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट, वहीं चलने में फायदा है।
याद रखिएगा ये चीज। तो पहले आप 2 मार्कर स्ट्रॉन्ग करिए, फिर 7 मार्कर स्ट्रॉन्ग करिए, और फिर 10 मार्कर स्ट्रॉन्ग करिए। मतलब सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग 2 मार्कर होने चाहिए आपके, मैं ये कह रहा हूं। अब मेरी बात से कुछ लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को मैंने सबसे ज्यादा मेंस में लिखते देखा है, सबसे ज्यादा मेंस में स्टूडेंट को परेशान होते देखा है। और जो स्टूडेंट 2 को बहुत स्ट्रॉन्ग, 7 को, और लास्ट में जो, क्योंकि स्टूडेंट आप 10 में कितना अच्छा भी लिख लो, जो एग्जामिनर की निब में जो मार्क्स है वो उतने ही देगा, ज्यादा से ज्यादा 7 देगा, ज्यादा से ज्यादा 6 देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीज, अब जैसे ये देखिए, प्रकृति की जानकारी के संबंध में भौतिकी किस तरह से मदद करती है। तो सबसे पहले, यदि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना है तो भौतिकी ही तो हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जो है वो या तो मैटर से मिलकर ड्रॉ हुआ है, और या तो ऊर्जा से मिलकर ड्रॉ हुआ है। और एनर्जी और उसके कंपोनेंट की स्टडी हम भौतिकी में करते हैं। तो यदि हमको ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने हैं, तो ब्रह्मांड जिन 2 फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है, जिन 2 घटकों से मिलकर बना है, उसमें एक घटक जो ऊर्जा है वो भौतिकी का ही तो पार्ट है। तो प्रकृति की जानकारी में, स्पेशली प्रकृति या ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना है, तो भौतिकी हमारी हेल्प कर सकती है। जैसे अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन पे क्वेश्चन है। ग्रहों के चमकने का कारण, तारों के टिमटिमाने का कारण, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना, 3 चीजें हैं। तो तारों का जो चमकना है वो परावर्तन की वजह से होता है। तारों का जो टिमटिमाना है स्टूडेंट, वो अपवर्तन की वजह से होता है। और साबुन का जो बुलबुला है, रंगीन दिखाई देता है, वो व्यतिकरण की मदद से दिखाई देता है। तो आप देखिए स्टूडेंट, इस लाइन में आपको 3 फैक्ट मिले, और ऐसे आंसर फॉर्मेटिंग की जाती है। जब आंसर फॉर्मेटिंग में आप प्रिलिमिनरी फैक्ट ही देते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन इस तरह से देते हैं, तो फिर ये प्रिलिम्स नहीं, फिर ये इथिकल और कंसाइज फैक्ट लगते हैं, फिर ये नॉलेज से सराबोर फैक्ट लगते हैं। फिर वन लाइन इन्फॉर्मेशन होती कि ग्रहों का चमकना, प्रकाश का परावर्तन तो चल सकता था, लेकिन आपने क्या बेहतर आंसर बना के दिया। अगला देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त जब होता है तो लाल रंग दिखता है, और जब आकाश नीला दिखता है। अब इन दोनों के लिए सबसे पहले, अगर सूर्योदय और सूर्यास्त लाल रंग दिख रहा है, तो इसके लिए वर्ण विक्षेपण घटना उत्तरदायी है, वर्ण विक्षेपण घटना उत्तरदायी है। और आकाश नीला यदि दिख रहा है, तो इसके लिए प्रकाश का प्रकीर्णन घटना उत्तरदायी है। ये भी बढ़िया पॉइंट है। वर्षा की बूंद गोलाकार होना, यह पृष्ठ तनाव है। लेकिन वायुमंडल यदि गर्म हो रहा है, तो वो ऊष्मा संचरण की दूसरी मेथड के द्वारा, जिसको हम कहते हैं संवहन। और यदि धातुएं या ठोस पदार्थ यदि गर्म हो रहे हैं, तो ये चालन मेथड की वजह से है। और राजस्थान यदि गर्म हो रहा है, सतह यदि गर्म हो रही है, तो वो विकिरण मेथड की वजह से है। तो इस तरह के आंसर फॉर्मेट का आप सहारा लीजिए स्टूडेंट। कंसाइज आंसर, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं, एक लाइन में एक इंफॉर्मेशन नहीं, एक लाइन में एटलीस्ट या 2 लाइनों को लेकर आप लगभग लगभग 3-4 ऐसी यूनिक इंफॉर्मेशन बनाइए कि पढ़ने वाले को लगे कि नहीं भाई, ये रियल बंदा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भौतिक विज्ञान से संबंधित खोजें। तो भौतिक विज्ञान से संबंधित यदि हम खोजों की बात करें, तो पहली खोज है रमन प्रभाव। ये रमन प्रभाव जो है, ये डॉक्टर सीवी रमन ने खोजा था। और ये डॉक्टर सीवी रमन ने जो रमन प्रभाव खोजा था, याद रखिए, ये प्रकाश के प्रकीर्णन गुण पर आधारित था। प्रकाश के प्रकीर्णन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इस मेथड पर बेस ये इंसिडेंट था। रमन प्रभाव की खोज कब हुई थी स्टूडेंट? 28 फैब 1928 को हुई थी। एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की कुल संख्या कितनी है स्टूडेंट? 7 है।
और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे हैं जिनमें आवेश जो है वो 0 होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे न तो विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होती है न चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं, और टोटल इनका नंबर 7 है। उसी में एक है स्टूडेंट एक्सरे, और एक्सरे की खोज जो है वो रो एंटजन ने करी थी, और सबसे पहले भौतिकी का नोबेल प्राइज इन्हीं ने कलेक्ट किया था। तो भौतिकी का नोबेल प्राइज साल 1901 में आपने ही लिया था। गुरुत्वाकर्षण तरंगे, इसके बारे में 2015 में डिस्कवरी हुई। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने टाइम पे गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में बताया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की तरंगों के संदर्भ में सबसे पहले जो है बातें बता दी थी, और ये वही अल्बर्ट आइंस्टीन हैं जिन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत मतलब E = mc² थ्योरी दी थी। लेजर की यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो लेजर जो है वो एक वर्णी प्रकाश में आता है, या लेजर जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, तो इस तरह से ये भौतिक विज्ञान से संबंधित 3 खोजें और उनके आप नाम दे दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। संचार के क्षेत्र में भौतिकी किस तरह से मदद करती है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि संचार के क्षेत्र में भौतिकी जो है किस तरह से मदद करती है, तो आज के टाइम पर जो रेडियो तरंगे हैं ये सबसे ज्यादा यूज हो रही हैं टीवी में, रेडियो में ये यूज हो रही हैं सबसे ज्यादा। फिर जो सूक्ष्म तरंगे हैं स्टूडेंट, इनकी हेल्प से लोकल रेडियो स्टेशन जैसे रेडियो मिर्ची है ना, लोकल रेडियो स्टेशन मतलब एक पर्टिकुलर एक 50 to 60 किलोमीटर तक यदि ब्रॉडकास्ट करना है तो लोकल रेडियो स्टेशन के लिए माइक्रोवेव बेस्ट है। और इसी तरह से दृश्य प्रकाश, इनको भी यूज किया जाता है। तो 3 तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं वो संचार में ज्यादा यूज होती हैं। जैसे स्टूडेंट आपने कभी देखा होगा जब आप टेलीविजन चालू करते हैं, तो टेलीविजन चालू करने पर आप सबसे पहले किसका उपयोग करते हैं स्टूडेंट? तो आप जैसे ही रिमोट लेते हैं, रिमोट चालू करते हैं, तो सबसे पहले रिमोट में से अवरक्त तरंगें निकलती हैं और ये पिक्चर ट्यूब को गर्म कर देती हैं। और जैसे ही आपकी पिक्चर ट्यूब गर्म होती है, तत्काल का तत्काल टेलीविजन चल पड़ता है। मतलब ये जो अवरक्त किरणें हैं ये टेलीविजन में विद्युत चुंबकीय तरंगे हुई स्टूडेंट। और जब आपकी टीवी शुरू होती है तो सबसे पहले आपको 3 कलर दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले RGB, और ये RGB फिजिक्स में प्राइमरी कलर माने जाते हैं, प्राथमिक रंग माने जाते हैं। टीवी में शुरुआत आपको चित्र दिखता है, उसके ठीक बाद आपको ध्वनि मतलब साउंड दिखता है। तो साउंड या ध्वनि भी फिजिक्स में ही इंक्लूडेड है क्योंकि वो एक प्रकार की वेव है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, या आपको मेरे से बेहतर पता है कि ध्वनि जो है वो दरअसल में अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब होता है जो संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। इसी में आगे है इंटरनेट जो फ्लो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से होता है। और ऑप्टिकल फाइबर दरअसल में एक वायर होता है जिसके अंदर इंटरनेट जो है वो लाइट के फॉर्म में चलता है। मतलब ये लाइट चल रही है स्टूडेंट, और लाइट आगे बढ़ रही है, और फिर लाइट इस तरह से डेटा के रूप में, इंटरनेट के रूप में बाहर आती है। तो इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर वायर की सहायता से जो है डेटा को आगे ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। और ये ऑप्टिकल फाइबर फिजिक्स का सबसे मॉडर्न एप्लीकेशंस में से एक है। डॉक्टर नरेंद्र कपानी ने इसकी खोज करी थी। चिकित्सा विज्ञान की यदि हम बात करें तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भौतिकी का योगदान जो है वो मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे ज्यादा लाभान्वित अगर कोई क्षेत्र भौतिक विज्ञान में की वजह से हो रहा है तो वो चिकित्सा क्षेत्र है। दरअसल चिकित्सा के क्षेत्र में स्टूडेंट एक टेक्नोलॉजी है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी में डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई किया जाता है। इस टेक्निक में भी
जो है ऑप्टिकल फाइबर का सहारा लिया जाता है। इसी तरह से एक सोनोग्राफी तकनीक होती है। सोनोग्राफी तकनीक में गर्भस्थ शिशु की आकृति, उसका आकार, उसका भ्रूणी विकास कैसा है, इसको पहचानने के लिए हम सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। लेकिन सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी जो है स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये अल्ट्रासाउंड तरंगें मतलब पराश्रव्य तरंगों पर बेस होती है। इसी तरह से अब अगर हम देखें स्टूडेंट, एक मशीन है जिसका नाम है एक्सरे। तो एक्सरे मशीन वो होती है जिसकी हेल्प से हमारे बोन का स्ट्रक्चर बनता है, बोन की छवियां बनती हैं। और एक्सरे जो है हाईली आयोनाइज्ड रेडिएशन है, मतलब उच्च ऊर्जा वाले विकिरण हैं। तो उच्च ऊर्जा वाले एक्स विकिरणों को हम सीटी स्कैन या एक्सरे मशीन में यूज करते हैं और फिर अंदर की छवियां प्राप्त करने के लिए हम इनका सहारा लेते हैं। लेकिन हड्डी मजबूत है स्टूडेंट, लेकिन ब्रेन तो सॉफ्ट है, मसल्स तो सॉफ्ट है। यदि हमको इन सॉफ्ट पार्ट जो हमारे बॉडी के हैं उनका यदि इमेज फॉर्म करना है तो हम लेते हैं एमआरआई, इस मशीन का सहारा। तो एमआरआई मशीन में एक रेडियो वेव्स होती हैं जो कोमल अंगों का चित्र बनाती हैं या शरीर के अंगों को बनाने में, उसका इमेज फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। और एमआरआई मशीन को जब पर्सन को अंदर भेजा जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, शक्तिशाली चुंबक जो होते हैं उनके जरिए व्यक्ति को अंदर भेजा जाता है और फिर रेडियो वेव इमेज बनाती हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट, क्या आपको एक्सरे 2 मार्क्स में नहीं दे सकते हैं, एमआरआई का 2 मार्क्स में नहीं दे सकते हैं, एंडोस्कोपी का 2 मार्क्स में नहीं दे सकते हैं, सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड वेव 2 मार्क्स में नहीं दे सकते हैं? मैंने ध्यान रखा है कि जो फैक्ट मैं दूं उससे रिलेटेड आपके मेंस में क्वेश्चन आ ही जाए। इसमें आप लाइनें मत देखिए, लाइनों में जो कंसाइज इंफॉर्मेशन लिखी है उसे पढ़ने की कोशिश करिए। और जितनी कंसाइज, जितनी टाइट इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आप इसी तरह की, बिल्कुल ये नहीं, इसी तरह की इंफॉर्मेशन आप अपनी कॉपी में भी देना शुरू करें। मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना शुरू करें अपने आंसर को, थोड़ा आंसर में वजनदारी लाना शुरू करें, आंसर में बर्डन डालना शुरू करें। क्योंकि आज हजार, करोड़ों, मतलब हजारों तो नहीं, लाखों लोग हैं पीएससी में। और अगर आप 500 या 600 या 150 में अपनी जगह जगह बनाना चाहते हैं तो आप खुद बताइए स्टूडेंट, वो 2 मार्क्स में 2 लाइनें लिखकर काम चल जाएगा कि 2 लाइनें जो लिखी होनी चाहिए वो ब्रह्म सत्य होनी चाहिए, कि ब्रह्मा जी के अलावा दूसरी किसी कायनात में औकात नहीं होनी चाहिए, या शिव जी के अलावा और किसी दूसरे में नहीं होनी चाहिए, है ना, उन लाइनों को कट करने का पावर। अपने आंसर को थोड़ा मेच्योरिटी के साथ लिखिए, लगना चाहिए कि एक अधिकारी की आंसर फॉर्मेटिंग है। जिस दिन आपने इस वे से आंसर फॉर्मेटिंग की कि मेरी कॉपी 10th 12th बोर्ड के स्टूडेंट की कॉपी नहीं है, एक ऑफिसर की कॉपी है, आपके लिखने और सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा और उस दिन आप पेपर 3rd की इजी जंग जीत जाएंगे। तो स्टूडेंट, अब यहां मेरा काम होता है क्लोज। मैंने आज के लेक्चर में आपको जो कहानी शुरू की थी, सबसे पहले मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कि हमारा जो पहला टॉपिक है, जैसे मेरा पहला टॉपिक हमने बताया कि ये है पहला टॉपिक, विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग। ये 3 सेगमेंट में पढ़ना है स्टूडेंट आपको। और आप में से जिनको लगता है कि अगर इससे रिलेटेड कंटेंट हमको चाहिए तो स्टूडेंट, मैंने इतने बेहतर तरीके से बढ़िया नोट्स डिज़ाइन किए हैं कि यदि आप उन नोट्सों से पढ़ेंगे तो आप बिलीव करिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जिस कंसाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जिस टाइट आंसर फॉर्मेटिंग की बात कर रहा हूँ, जिस ब्रीफ एलिबरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसको मैंने नोट्स में ऑलरेडी इंक्लूड करके दिया है। तो बिल्कुल, यदि आपको बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो बने रहिए इस चैनल के साथ, और नोट्स जो हैं उनके साथ में जरूर आप पढ़िए, या उन नोट्सों को जरूर आप यूज करिए जो स्पेशली मैं बताता चलूंगा बीच बीच में, है ना, और क्लियर भी कराता चलूंगा चीजें। तो सबसे पहले इस टॉपिक को हमने डील करना शुरू किया। इस टॉपिक में सबसे पहले हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लिए कि भौतिक विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग में आप देखिए 2 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बना, दूसरा क्वेश्चन ये बना,
तीसरा क्वेश्चन इस तरह से, चौथा क्वेश्चन इस तरह से, पांचवा क्वेश्चन इस तरह से, छठवां क्वेश्चन इस तरह से, सातवां क्वेश्चन इस तरह से, आठवां क्वेश्चन इस तरह से, और 8 क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट, 8 में से यदि आप 2 निकाल भी देते हैं और कभी क्वेश्चन आता है भौतिक विज्ञान के अनुप्रयोगों को समझाइए, तो यदि आप 6 पॉइंट इस तरह से लिख देंगे तभी आपका 7 मार्क का आंसर प्रिपेयर हो गया ना। ये देखिए, हमने 2 को स्ट्रॉन्ग किया तो 7 ऑटोमेटिकली हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन जब आप अपनी कॉपी में इनको लिखेंगे तो आप पाएंगे कि या खुदा, ये तो 10 नंबर में पहुंच गया है। कहने का सीधा सा मतलब है कि बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप मेंस आंसर फॉर्मेटिंग पेपर थर्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको करना 2 चीज़ है, एक तो नोट्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं उनको आप ले लो, उनसे पढ़ना शुरू करो, और दूसरी चीज़ साइंस नामदेव जो मेरा यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट, इसमें आप ज़रूर पार्ट बने, इसमें ज़रूर आप अपनी अटेंडेंस शो करें। टाइम टाइम पर मैं इसमें ऐसा कंटेंट ज़रूर डालूंगा जो पेपर थर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि अभी जो कंटेंट आप देख रहे होंगे इस चैनल पे वो एफएसओ का पड़ा है, क्योंकि एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर का थोड़ा सा क्रेज है, इस वजह से इससे संबंधित वीडियोस भी आपको इस चैनल पे मिल रहे होंगे। लेकिन ये जो चैनल है ये पूरी तरह से एमपीपीएससी पेपर थर्ड के लिए समर्पित है। तो आप इस पे प्रिपेयर करिए, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, और बने रहिए किसके साथ, साइंस नामदेव अर्थात मेरे साथ। अब हम जब सेकंड लेक्चर पे मिलेंगे तब सेकंड लेक्चर पर हम इस चैप्टर को डील करेंगे स्टूडेंट, रसायन विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग। और रसायन विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग में हम शुरुआत में मैंने वही बताया, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, 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 इस तरह से, 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 और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ। पेपर थर्ड में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो इन्फॉर्मेशन, जो क्वेरी आपको चाहिए है वो सब मैं क्लियर करा दूंगा, है ना। तो आज का सेशन को हम यहीं देते हैं विराम। करिए अपनी तैयारी बेहतर। थैंक यू वेरी मच।